अच्छा बेटा, आज है 20 मार्च 2024। टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स का टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्लास के अंदर टर्निंग अफेक्ट पैरेलल फोर्सेस वाला पढ़ाया था। आज हम नॉन पैरेलल फोर्सेस वाला टॉपिक करेंगे। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये अक्टूबर नवंबर 2016 के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की, आपको पता है, दो कंडीशंस होती हैं। दोनों कंडीशंस स्टेट करना है। तो देखिए, जब कभी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट करनी हो और बहुत कम अल्फाज में स्टेट करनी हो, तो हम कहते हैं कि इफ नेट फोर्स इज जीरो देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एंड इफ नेट movement acting on a body is zero then body is in equilibrium. तो these are two conditions of equilibrium। बहुत कम से कम अल्फाज में मैंने लिखा है, आप नोट से और लंबी इसको कर सकते हैं। अलबत्ता असल क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर? इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि एक जो डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम को अगर मैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर ड्रॉ कर लूँ तो मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो एक ब्लैंक पेज खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पता नहीं मुझसे क्यों गलत खुल रहा है और फिर गलत खुल रहा है, वजह नहीं पता क्या हो गया भाई, क्यों नहीं खुल रहा सही। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अच्छा जी। अच्छा जी, अब्दुल्ला हमारे जो साहबजादे हैं वो ज़रा इस तरह के टेक्निकल इश्यूज हमारे फ़ौरन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अब्दुल्ला इस वक्त घर में नहीं है, तो इसी डायग्राम से काम चलाते हैं। हल्का सा पंखा खुल गया। अच्छा देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि ये आपके सामने एक हॉरिजेंटल रॉड है, हॉरिजेंटल बीम है। ये तो हॉरिजेंटल बीम है, ये यूनिफॉर्म बीम है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इसका वेट इसके सेंटर से एक्ट करेगा। यूनिफॉर्म बीम का मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा। तो यूनिफॉर्म बीम है। इस यूनिफॉर्म बीम का नाम एसी है। इस यूनिफॉर्म बीम को आप देखिए, एक रॉड के थ्रू सपोर्ट दी गई है और एक लोड यहाँ से हैंग कर दिया गया है। ठीक है जनाब। तो ये रॉड है। अब्दुल्ला यार, इधर से ये पेज एक और ब्लैंक खोलना होता है, ब्लैंक पेज आज क्यों नहीं खोल रहा? वैसे खोल देता है। ये मैंने ब्लैंक पेज पकड़ा और ये मैं खोलना चाहता हूँ, ये कुछ और खोल देता है। ब्लैंक पेज यहाँ से नया खोल देना, यहाँ से नया खोलना। बस क्या बात है आपकी मेरी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, हमारे साहबजादे ने हमारा मसला हल कर दिया है, अब हम और आगे चलते हैं। हमारी बात बेटा यूं हो रही थी कि ये वॉल है, दीवार है बेटा। इस दीवार के साथ ये एक बीम है, हॉरिजेंटल बीम। इस हॉरिजेंटल बीम को यहाँ से एक रॉड के थ्रू सपोर्ट दी गई है। यहाँ से बेटा एक लोड हैंग कर दिया गया है, और ये जो लोड हैंग किया गया है बेटा, इसका वेट है 12 न्यूटन। ठीक। इसका जो अपना वेट है, रॉड का जो अपना वेट है, सेंटर से एक्ट कर रहा है, मेरी से ड्राइंग में हो सकता है कुछ आगे पीछे हो गया, वो डब्ल्यू है। और इस वाली रॉड को अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बना दूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये रॉड है, इस रॉड से मैंने इसको सपोर्ट दी हुई है। अच्छा जी, क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एज अ पिवट लेना है। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन बेटा पढ़िए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स exerted by bar on the beam। क्या मतलब? ये जो बार है, इस बार में फोर्स है 33 न्यूटन। इस बार में फोर्स है 33 न्यूटन, और इस बार ने एंगल बनाया हुआ है 52 डिग्री का। क्वेश्चन है, इस बार की ये जो फोर्स है, इस फोर्स का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो भाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स के साथ साइन थीटा लिख दें। थीटा 52 डिग्री है। तो बेटा आयशा, अगर आप कैलकुलेटर चलाएं और हमें बताएं कि 33 डिग्री को साइन 52 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो बेटा हमें बताइए क्या आंसर बन जाता है। 33 न्यूटन फोर्स बार में, एंगल बना रही है 52 डिग्री का,
जब एंगल बना रही है तो क्वेश्चन है एंगल बनाने पर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं, हॉरिजेंटल से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाली वर्टिकल कंपोनेंट बताने में आयशा ने बड़ा लंबा टाइम लगा दिया। अलीजा बेटा आप बता। 33 कितना हो गया, कितना हो गया बेटा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अलीजा बेटा आप बताइए 33 इंटू साइन कितना आ रहा है बेटा? 26 आ रहा है। तो 26 न्यूटन। बेटा आयशा देखो यार, आप तो मैथ की स्टूडेंट है, आपसे कैलकुलेटर चला। आय हाय रेडियन में था। ठीक है जी। तो 26 न्यूटन इसका आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर मस्ट बी इन डिग्री। बेटा सारे बच्चे ये वाली बात सुन लें, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे डिग्री लिखा होना चाहिए, रेडियन लिखा होगा तो आंसर गलत आएगा। ठीक है जी। अच्छा जनाब, इस तरह हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन को और आगे पढ़े तो लिखा हुआ है कि ए को पिवट मान लें और ए को पिवट मानकर वेट कैलकुलेट करना है। जब आपने वेट बेटा कैलकुलेट करना है तो वेट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो यूं समझे कि ए को अगर आपने पिवट मान लिया तो कितने तरह के टर्निंग इफेक्ट लग रहे हैं। तो एक टर्निंग इफेक्ट तो वेट का लग रहा है, एक टर्निंग इफेक्ट जो अभी अभी आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है इसका लग रहा है, और एक जो लोड पहले से लटका हुआ है 12 न्यूटन का, इसका टर्निंग इफेक्ट लग रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट हो गए तीन। इन तीन टर्निंग इफेक्ट में आप जरा गौर कीजिएगा कि ये वाला क्लॉकवाइज है और ये वाला क्लॉकवाइज है। तो पहले बेटा मैंने लिखा क्लॉक वाइज मूवमेंट, और जो ऊपर से लग रहा है इट इज एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। ठीक है जनाब, ये दो तरह के मूवमेंट हैं, दो तरह के टर्निंग इफेक्ट हैं। अच्छा जी, पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात कर लें। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में जो वेट है, वेट, सर ये वेट पिवट से कितना दूर है, वेट पिवट से कितना दूर है। तो बेटा पहली बात जरा ये देखो कि पूरी रॉड, पूरा बीम 0.3 प्लस 0.1 मतलब 0.4 मीटर लॉन्ग बीम है। अगर बीम 0.4 मीटर लॉन्ग है तो उसका आधा यानी हाफ डिस्टेंस 0.2 बन जाएगा। पूरा बीम 0.4 मीटर लॉन्ग है, अगर वेट उसके सेंटर से एक्ट कर रहा है तो 0.4 का हाफ इट विल बी 0.2। एक टर्निंग इफेक्ट यहाँ से आएगा, प्लस ये जो 12 न्यूटन का लोड लगा हुआ है ये बिल्कुल बीम के कोने पर है। अगर बीम के कोने पर है तो पूरा बीम 0.4 मीटर लॉन्ग है, तो ये 0.4 मीटर लॉन्ग होने की वजह से इसका टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। तो दीज आर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड नाउ इट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक ही है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 26 न्यूटन की वर्टिकल फोर्स से आ रहा है। और ये वर्टिकल फोर्स कितनी दूर है, तो ये डायग्राम में दिया हुआ है सर 0.3 मीटर दूर है। ठीक है जनाब। अब ये इक्वेशन बन गई। बेटा अलीजा आप जल्दी से इक्वेशन को सॉल्व करें, और इक्वेशन को सॉल्व करके ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों नंबर यहाँ प्लस के, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बेटा माइनस हो जाएंगे, और जब माइनस हो जाएंगे ये प्लस वाले नंबर इसमें से, और 0.2 से डिवाइड करेंगे तो अलीजा बेटा हमें वेट का आंसर बता दें क्या आ रहा है। दोबारा बोलिए बेटा। 15 न्यूटन आ रहा है। ठीक है बेटा, इट विल बी 15 न्यूटन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो बार थी इसकी फोर्स थी 33 न्यूटन। इस 33 न्यूटन फोर्स का सबसे पहले उसने पूछा वर्टिकल कंपोनेंट, हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला। उस वर्टिकल कंपोनेंट से जो है टर्निंग इफेक्ट बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज, वरना ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो दो क्लॉकवाइज मूवमेंट लिए अबाउट ए, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया, दोनों को इक्वेट किया, वेट का रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में स्ट्रेस, डायमीटर और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, तो वो हमारे इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिर्फ हमने अपना जो सवाल टर्निंग इफेक्ट का बेटा सिर्फ उसे देख रहे हैं। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इस क्वेश्चन को भी अगर मैं ब्लैंक पेज पे ड्रॉ कर लूंगा तो ड्राइंग से समझाना आसान हो जाएगा कि किस जगह पर क्या हो रहा है। जरा देखिएगा एक और सवाल बेटा। एक और क्वेश्चन ये है कि ये वर्टिकल वॉल है, इस वर्टिकल वॉल पर ये एक बीम है, इस बीम को एक रस्सी यानी स्ट्रिंग से बांधा गया है,
और अब रस्सी से इसको बांधा गया है, तो रस्सी से बांध कर दीवार तक जब इसको पहुंचाया गया है, तो इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये जो रस्सी मैं बना रहा हूँ, ये रस्सी ऐसी बनाइएगा कि यहाँ पर एंगल 90 बनना चाहिए। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये एंगल 90 बनना है, तो 90 बनना ये जरूरी है। ठीक है जनाब। अच्छा, इस रस्सी में बेटा टेंशन है, उस टेंशन को लिखा हुआ है टी, उस टेंशन को बेटा लिखा हुआ है टी। और ये बीम इस जगह से शुरू है, इस पॉइंट को बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ है ए। ठीक है। अब इस बीम पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सर इस बीम के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम। नंबर 1, सर बीम का अपना वेट जो कि सेंटर से एक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू है 500 न्यूटन। एक लोड इन्होंने हैंग किया हुआ है बिल्कुल कोने पर, इसकी वैल्यू है 4000 न्यूटन। तो 4000 न्यूटन का लोड हैंग करा हुआ है और 500 न्यूटन का इसका अपना वेट है। दो फोर्सेस तो बेटा ये वाली हो गई, और तीसरी फोर्स टेंशन की हो गई। तो इसके ऊपर बेटा टोटल 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन क्या है? और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है। बस ये पूरी डायग्राम बेटा मैंने कंप्लीट कर ली है। पूरी रॉड की जो टोटल लेंथ है, जिसको मैं ए से लेकर बी तक की लेंथ बोलूंगा, तो ए से बी तक की लेंथ 2.8 मीटर है और ये सेंटर है। तो ए से सी तक की लेंथ 1.4 मीटर है। ठीक है जनाब। तो पूरे क्वेश्चन का बेटा मैंने डाटा उठा लिया है। अब क्वेश्चन का पार्ट पढ़े, पूछ क्या रहे हैं। कह रहे हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, मतलब ए इज द पिवट, मतलब ए इज द पिवट। ए को पिवट मान लें और ए को पिवट मान के शो दैट टेंशन इतनी, मतलब टेंशन कैलकुलेट करना है। ए को पिवट मानकर टेंशन कैलकुलेट करना है। ए को पिवट मानकर टेंशन कैलकुलेट करना है। कैसे टेंशन कैलकुलेट करें? तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप पहले गौर करें कौन कौन सी क्लॉकवाइज है, कौन कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे देखिए, तो ये वाली जो फोर्स है ये ए के अराउंड क्लॉकवाइज घुमाएगी। ये वाली जो फोर्स है ये भी ए के अराउंड क्लॉकवाइज घुमाएगी। और ये वाली जो फोर्स है ये कि ए के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, ए के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो जनाब दो फोर्सेस क्लॉकवाइज घुमा रही हैं और एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। ठीक है जी। अच्छा, एक और जरा एक मुश्किल बात आपको सिखाने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हम सबके जहन में एक बात बैठी हुई है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। सही है, गलत नहीं है। लेकिन सवाल है क्या जरूरत पड़ने पे कभी मैं इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस ले सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। आपकी मर्जी है, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्रॉस में भी ले सकते हैं। और ऐसा हम लोग इनक्लाइंड प्लेन के टॉपिक में कराते हैं। ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम लोग क्रॉस में भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस सवाल में भी अगर आप देखें, तो इस क्वेश्चन में ये जो बीम है, इस बीम की इस रॉड को अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है इसको एक्स एक्सिस मान लें, और ये वाली जो लाइन बेटा मैंने बनाई है इसको वाई एक्सिस मान लें। ठीक है ना। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें। और फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, तो सर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है ना। क्यों? जरा गौर से देखिएगा, ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है। अगर आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले, दो पैरेलल लाइन है। जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। सर आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं करना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस 500 न्यूटन फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालना है आपको, वाई कंपोनेंट, ये वाला वाई कंपोनेंट निकालना है। क्यों निकालना है उसकी वजह भी बताऊंगा। ठीक है जनाब। वाई कंपोनेंट निकालना है, 500 न्यूटन वाली फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालना है। ठीक है जनाब। और ये ख्याल रहे कि मैंने इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोला हुआ है। ठीक है जनाब। मैंने बीम वाली लाइन को बोल दिया एक्स एक्सिस, मैंने बीम वाली लाइन को बोल दिया एक्स एक्सिस, और बीम वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोलने के बाद 30 डिग्री का एंगल लेते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 500 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर वर्टिकल कंपोनेंट होगा 500 साइन 30।
500 sin 30, ठीक है ना, ये होगा 500 sin 30। ठीक, इसका फायदा भी बताऊंगा। 500 sin 30। अच्छा, अब आप अगर चाहें ना, अब आप अगर चाहें तो इसे इरेज कर दें, समझाने में आसानी के लिए बोल रहा हूँ। इस सबको बेटा मैंने इरेज कर दिया। मेरे पास 500 न्यूटन वाली फोर्स का 500 न्यूटन वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक काम और करें, ये वाली जो फोर्स है 4000 न्यूटन, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट बता दें कितना होगा। वर्टिकल कंपोनेंट बता दें इसका भी क्या होगा। तो सर इसका भी अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, अगर आपको इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो सर इसके भी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फोर्स है 4000, एंगल इसका भी 30 डिग्री बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल 30 डिग्री का बनेगा, और ये भी बन जाएगा 4000 sin 30। ठीक है जनाब। और इस तरह मैंने इसको भी इरेज कर दिया। अच्छा सर, ये जो आपने सारा काम करा, ये करा क्यों है? और भाई मैंने करा इसलिए है कि अब आप अगर गौर करें ना, तो ये वाली जो फोर्स है ये बीम के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाली फोर्स भी बीम के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए ये वाला क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, तो सर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा फोर्स 4000 sin 30, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट 4000 sin 30, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये बताइए ये पिवट से कितना दूर है। तो आप कहेंगे सर पिवट ए है, पिवट से ये वाली फोर्स जो भी अभी हमने निकाली है, ये वाली फोर्स 4000 sin 30, सर ये बीम की लेंथ के बराबर है। और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप देखो तो बेटा ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बीम की लेंथ है कितनी सर, बीम की लेंथ है 2.8, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2.8 से, प्लस प्लस, यानी ये 4000 sin 30 वाला मूवमेंट खत्म हो गया, प्लस। अब मैंने आपसे बोला 500 sin 30 वाला ले लो, मैंने लिखा बेटा 500 sin 30, 500 sin 30। और ये जो 500 sin 30 है, ये पिवट से कितना दूर है, तो आप बोलोगे पूरी बीम 2.8 की थी, आधी 1.4 की है। तो सर ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, सर ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और सर इसकी लेंथ है 1.4, इसकी लेंथ है 1.4। ये हो गई जी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये सारे के सारे हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टी है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टी है, तो बेटा मैंने लिखा टी। और ये टी कितना दूर है, सर ये टी भी 2.8 मीटर दूर है, ये टी भी 2.8 मीटर दूर है। ठीक है जी। अब बेटा इस इक्वेशन को अब हम पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करने में अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैलकुलेटर चलाएं, या मैं इसके ऊपर तीसरी विंडो नहीं खोलना चाह रहा, तो मैंने एक दूसरा कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। ये मेरे पास दूसरा कैलकुलेटर आ गया, और इस दूसरे कैलकुलेटर में, ठीक है जनाब, मतलब ये पूरा आंसर बता रही है टेंशन का। चलिए जी, टेंशन का बेटा पूरा आंसर इतनी देर में अलीजा ने निकाल दिया है। और कितना आ रहा है बेटा बताएं, 2125। ठीक है ना, अब ये पूरा का पूरा आंसर है। और क्योंकि आंसर अगर वहां पे देखें राइट साइड के ऊपर, तो उसने किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो टी इज इक्वल टू इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 2.1 किलो न्यूटन। ये बन जाएगा बेटा 2.1 किलो न्यूटन। ठीक है जनाब। तो मैंने क्या करा कि सर असल में क्वेश्चन में फोर्स ऐसी थी, उस फोर्स का मैंने लिया वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट लिया जो बीम के ऊपर परपेंडिकुलर था। इसी तरह बेटा ये फोर्स ऐसी थी असल में, लेकिन उस फोर्स 4000 न्यूटन का मैंने लिया वर्टिकल कंपोनेंट, और वो वर्टिकल कंपोनेंट बीम के ऊपर परपेंडिकुलर था। तो दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस बनाकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैंने सॉल्व करा, तो बेटा टेंशन का रिजल्ट आ गया 2.1 किलो न्यूटन। सवाल बेटा खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में एक और छोटी सी बात पूछ रहे हैं, वो भी आपको मैं कराना चाहूंगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपने टेंशन निकाल लिया, सवाल है टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के बताएं, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के बताएं। ठीक है जी। अब टेंशन कहाँ है सर, टेंशन ये रही, ये टेंशन है। ठीक है जनाब। अब इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जब उसने कहा है, तो उसने हमें ये नहीं बताया कि एक्स एक्सिस का है वाई एक्सिस का है,
तो याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बताई हुई हो तो फिर हमें मानना पड़ता है कि एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो वर्टिकल होती है। जब क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ हो तो फिर आपको नॉर्मल वे में लेना पड़ेगा, नॉर्मल वे में लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपको निकालना है टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए कोई बच्चा सोच के बताए कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल। तो भाई सर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, सर ये एंगल 60 डिग्री है, तो पक्की बात है सर ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री पर अगर वो पूछ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी साइन 30 डिग्री। अब टी अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं, सर टी है हमारे पास 2125 और उसको करते हैं साइन 30। तो बेटा अलीजा बताइएगा 2125 को साइन 30 करते हो तो क्या आंसर आता है? हाँ, 1060 आ रहा है। ठीक है ना, 1060 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई टीवी डज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ लोड एंड वेट ऑफ द बीम। क्या मतलब, अभी मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बेटा ये है कि इस बीम, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है जनाब, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट अभी अभी आपने निकाल लिया, वर्टिकल कंपोनेंट अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। कितना आया वर्टिकल कंपोनेंट? सर वर्टिकल कंपोनेंट था 1060। ठीक है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट था 1060। अगर वर्टिकल कंपोनेंट 1060 न्यूटन आ चुका है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड फोर्सेस ये रही, अपवर्ड फोर्स ये रही, और बीम इक्विलिब्रियम में तो दोनों शुड बी इक्वल। क्या दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं? नहीं सर, 1060 ऊपर है और नीचे जो है वो 4000 प्लस 500, तो 4500 है। तो 4500 फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, 1060 फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, दोनों बराबर नहीं है। दोनों अगर बराबर नहीं है तो बॉडी किस तरह इक्विलिब्रियम में हो सकती है? तो इसका आंसर ये है कि सर जब हम इस बीम को इस दीवार के ऊपर सपोर्ट करके लगाते हैं, तो डेली लाइफ में सोचें, डेली लाइफ में सोचें कि जब मैं किसी बीम को दीवार पर इस तरह से लगाऊंगा ना, तो इस दीवार में इस जगह पर मुझे फिक्स करने के लिए पहले दीवार में एक थोड़ा सा गड्ढा बनाना पड़ेगा, एक थोड़ा सा खड्डा बनाना पड़ेगा, एक थोड़ी सी झिर्री बनानी होगी। यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी मुझे होल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इस बीम को फंसा सकूं। और जब बीम यहाँ से फंसेगा तो जनाब इस पॉइंट ए से एक वर्टिकल फोर्स ऊपर लगेगी, और वो वर्टिकल फोर्स दर हकीकत जो पॉइंट ए से आ रही होगी, पॉइंट ए से जो वर्टिकल फोर्स आएगी, वर्टिकल फोर्स पॉइंट ए, उन दोनों को सम करूंगा तो फिर अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए वर्टिकल कंपोनेंट नॉट इक्वल टू लोड एंड बीम का वेट, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में सिस्टम है। तो सवाल है बताइए क्यों, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि देयर इज अ वर्टिकल अपवर्ड फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बैलेंस वर्टिकल फोर्सेस, टू बैलेंस वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है ना, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए पॉइंट ए से कोई फोर्स ऊपर लग रही होगी। ठीक है ना, तब जाके ये बैलेंस होगा, वरना ये बैलेंस नहीं हो सकेगा। ठीक है जी। अच्छा चले जनाब, ये 30 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने दो क्वेश्चंस कर लिए। ये एक किया है, एक किया दो किया एलिजाबेटा, इतनी देर में हम लोगों ने, बल्कि दो करे सर, एक दो सवाल हो, एक ये वाला हो गया, एक वाला हो गया। ठीक है जी। अच्छा एक और सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट, और उसके अंदर भी दरअसल मैं वो सवाल दिखाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हॉरिजेंटल वर्टिकल लेने के बजाय थोड़ा सा इनके लाइन लेने जा रहे हैं।
तो ये सवाल है, जरा देखिएगा, अक्टूबर नवंबर 2020। बट अगर आपके पास रीड एंड राइट की बुक है तो उसमें आप खोलें अक्टूबर नवंबर 2020। रमशा बेटा आपके पास तो बुक है ये वाली, है ना? रमशा बेटा देखिए पेज नंबर 192 के ऊपर आपको यकीनन ये सवाल नजर आ रहा होगा। और अगर बेटा आपको ये सवाल नजर आ जाए तो इस क्वेश्चन में जरा देखिए क्या हो रहा है। सर इस क्वेश्चन में भी हो ये रहा है कि सर ये है वॉल, दीवार है। सर ये है ग्राउंड, जमीन है। और जमीन और दीवार के साथ सपोर्ट देकर ये एक बीम लाके रख दिया गया है। ये एक बीम लाके रख दिया गया। जब इन्होंने ये बीम लाके यहाँ रख दिया तो इस बीम को बेटा यहाँ रखने पर एक यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, एक यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, एक इन्होंने ये रस्सी बांधी हुई है। ठीक है जनाब, ये सारी की सारी आपके सामने फोर्सेस दे दी है उन्होंने। अब पूछ क्या रहे, तो जरा क्वेश्चन को जरा लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि बताइए कि जो वेट ऑफ बीम है, वेट ऑफ बीम है, बताइए बेटा वेट ऑफ बीम है 96 न्यूटन। कह रहे इस 96 न्यूटन वेट का एक ऐसा कंपोनेंट मालूम करो जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। बिल्कुल ऐसा सवाल अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। अब क्वेश्चन है कि जो बीम का वेट है, इस बीम के वेट का, वेट ऑफ प्लैंक, बीम नहीं है प्लैंक है, वेट ऑफ प्लैंक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करना है जो प्लैंक के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अगर प्लैंक के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या करेंगे जरा सुनिए। सर अगर मैं इस प्लैंक के ऊपर ये वाली लाइन बना के बोलूं कि भाई ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन है बेटा एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर सर ये वाली जो लाइन है, सर ये लाइन है वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस लाइन है। ठीक है जी। तो बेटा मैंने क्या करा है जरा देखिए, आपके पास अगर बुक होगी तो बहुत अच्छा होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल 38 डिग्री का बन रहा है। एक्स एक्सिस बेटा मैं इस वाली लाइन को बोल रहा हूँ जिसको मैंने अब हाईलाइट कर दिया है। एक्स एक्सिस प्लैंक के ऊपर आ रहा है, प्लैंक के ऊपर मैंने एक्स एक्सिस बनाई है। एक्स एक्सिस के साथ अगर आप देखो तो 38 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस के साथ आपको निकालना है क्या है? सर मुझे 96 न्यूटन वाली फोर्स का, 96 न्यूटन वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। तो सर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके बराबर होगा, तो जरा नोट कीजिएगा। अभी भी लास्ट पेज पर करा कर आया हूँ। फोर्स का यानी कि बीम या प्लैंक का वेट इनटू साइन 38 डिग्री। और अलीजा बेटा हमें चेक करके बताइए, 96 साइन 38 करेंगे तो 59 बन रहा है जी, बिल्कुल 59 बन रहा है। और अगर ये 59 न्यूटन बन गया तो आपने इस बीम के ऊपर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया। और अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया तो अब इसका काम खत्म हो गया भाई, अब इसका कोई काम नहीं। अब इसका कोई काम नहीं है, ख्याल रखिएगा, इसको मैंने इतना कवर कर दिया है। अब इसका कोई काम नहीं, अब सारा का सारा काम मैं इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कर लूंगा। क्या काम करना है तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो पिवट मान लो ए को पिवट मान लो। ठीक है जब मैं ए को पिवट मान लिया और ए को पिवट मान के टी निकाल के बताओ। चलो टी निकालने जा रहा हूँ। ये बताइए इस ए को अगर बेटा मैं पिवट मान लूँ तो गौर करना, ये 59 न्यूटन वाली जो फोर्स है ना, ये 59 न्यूटन वाली जो फोर्स है, सर ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। ये जो टेंशन वाली फोर्स है सर ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। और ये जो 45 न्यूटन फोर्स है सर ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगी। ठीक है ना। अगर मैं ए को पिवट मान लूं तो 59 न्यूटन से एंटी क्लॉकवाइज, इस टेंशन से एंटी क्लॉकवाइज, और इस 45 न्यूटन से क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वो टर्निंग इफेक्ट बेटा मैंने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में ये जो 59 न्यूटन वाली फोर्स है, हाँ बेटा ये जो 59 न्यूटन वाली फोर्स है, ये 59 न्यूटन वाली फोर्स चेक करके बताओ पिवट से कितना दूर है। सर ये 59 न्यूटन वाली फोर्स जो बीम के ऊपर परपेंडिकुलर है, नाउ इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नाउ इट इज वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पिवट से कितना दूर है?
सर ये 1.5 मीटर दूर है। सर ये 1.5 मीटर दूर है। प्लस टेंशन टी, टेंशन टी, सर टेंशन टी पिवट से कितना दूर है? सर टेंशन टी पिवट से 1.5 प्लस 0.3, सर ये 1.8 मीटर दूर है। ठीक है जनाब। तो 59 न्यूटन वाली फोर्स 1.5 मीटर दूर है। टेंशन सर पिवट से 1.8 मीटर दूर है। और अब रह गई खाली ऊपर वाली फोर्स, दैट इज 45 न्यूटन। सर वो जो 45 न्यूटन वाली फोर्स है, वो 45 न्यूटन वाली फोर्स पिवट से कितनी दूर है? तो सर पिवट ए है, पिवट से 1.5 प्लस 0.3, ये बन गया 1.8। और 1.8 में 1.1 ऐड करो तो ये बन गया 2.9। तो सर ये 2.9 मीटर दूर है। 2.9 मीटर दूर है। और अगर ये 2.9 मीटर दूर है तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टी। और टी बेटा मुझे अलीजा बता देंगे टी क्या आ रहा है। जी अलीजा बेटा, व्हाट इज टी? दोबारा बोलिए बेटा। 23.3 आ रहा है। 23.3 आ रहा है। ठीक है बेटा रमशा, यकीनन आपने रीड एंड राइट की बुक के ऊपर ये पूरी फिलिंग कर ली होगी और आपको ये सवाल यकीनन अच्छी तरह समझ में आ गया। चले बहुत ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। मुझे याद आ गया आपको आयशा के साथ मैंने कराया था पहला सवाल। अच्छा उसके बाद फिर नीचे वाला जो सवाल है ये होमवर्क देना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल है, बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल है। और ये सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड राइट का, इसे मुझे नहीं कराना चाहिए, मैं नहीं करा रहा। अलबत्ता ये वाला सवाल मैं कराना चाहता हूँ। जिन बच्चों के पास रीड एंड राइट नहीं है तो भाई देख लें ये क्या चीज़ है। ठीक है जनाब। और इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, आयशा ने लास्ट क्लास में एक बड़ी अच्छी बात मुझसे पूछी थी कि सर हमें कोई ऐसी शीट दे दें जिसपे ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हों, क्योंकि डेफिनेशन पेपर में 1 नंबर 2 नंबर की आती हैं। और ये जब प्रॉपर वर्डिंग में नहीं होती तो आप लोग अपने पास से अल्फाज उल्टे सीधे लिखते हैं बाज़ औक़ात और नंबर मिस हो जाते हैं। आयशा जो मैंने आपको लिंक दिया था उसके ऊपर आपने जब डेफिनेशंस देखी तो क्या वो डेफिनेशंस काम चलाने के लायक हैं, कम है, ज़्यादा है, क्या है? बाकी बच्चों को भी बेटा मैं गाइड कर दूं। सही डेफिनेशन है ना? तो वो डेफिनेशन याद की जा सकती हैं। और वो लिंक अगर आप यहाँ पे दोबारा बेटा शेयर कर दें ग्रुप के अंदर ना, तो मैं सारे बच्चों को भी दे दूं, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं होगा वो मैंने कहाँ से निकाल के दिया था। ठीक है बेटा आयशा। तो बेटा ये सारे बच्चों को चाहिए कि एक वेबसाइट का लिंक है जिसके ऊपर सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं तरतीब से, और ये डेफिनेशन आपके एएस की बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम है। तो अगर बेटा आप उसको याद कर लोगे तो एग्जाम में बार बार जब इस तरह के सवाल आएंगे ना, तो आप प्रॉपर वर्डिंग में आंसर लिखोगे तो अच्छा होगा। और बहुत अच्छा होगा कि आप में से कोई बच्चा उन आंसर्स को याद करे और फिर उसको अपने पास प्रॉपर वे में लिखे और लिख के मुझे दिखाए कि सर मैंने ये सारी याद कर ली। तो बहुत अच्छा होगा आपके फायदे के लिए, मुझे उसके कुछ लेना नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बेटा अगर आप उन डेफिनेशंस को याद करके प्रॉपर किसी पेज के ऊपर लिख लें तो लिखने से आपको आसानी होगी, हर वक्त वेबसाइट थोड़ी खोल खोल के देखते रहेंगे और वो डाउनलोड हो भी नहीं रहा वाला पेज। तो ज्यादा अच्छा बेटा ये है कि उसको आप लिखें ताकि लिख के याद हो जाए। ठीक है। आपने बेटा आयशा याद करने के लिए क्या टेक्निक रखी है आपने? अच्छा वो ये मुझे भेज दिया। हाँ बेटा, याद करने के लिए क्या टेक्निक रखी है? उसको रट्टा रट्टा मार रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, कहीं लिखा है उसको दोबारा? अच्छा डायरेक्ट याद करिए। लेकिन मेरे ख्याल में लिखने के बाद आप लोग जितने भी कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, मैंने नोट करा लिखने से भाग रहे होते हैं। बेटा लिखें ज़रूर, मेरे ख्याल में याद करें और इसको अपने पास की इसकी नोटबुक में लिखें, मतलब पेन से पेज के ऊपर। ठीक है, आईपैड और इस पर नहीं, प्रॉपर वे में लिखें ताकि आपको बेटा ये अच्छी तरह याद हो। अच्छा चलिए जनाब, डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो सर किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से हम अज्यूम करते हैं कि पूरी बॉडी का वेट उस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर वहां से अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है जनाब। द होल वेट, द होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज concentrated at a point inside the body। बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है जहां पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेट करता है, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद देन एक्ट टूवर्ड्स
सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है ना, पूरी बॉडी का वेट, सारी बॉडी का वेट, ठीक है जनाब, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उस पूरी बॉडी का सारा वेट कॉन्सेंट्रेट करता है किसी एक पॉइंट पर, और उस एक पॉइंट से एक्ट करता है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो जहां पूरी बॉडी का वेट आके जमा होता है और वहां से अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, उस पॉइंट का नाम होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको याद करना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म वुडन पोस्ट है। ठीक है ना, अब जब लफ्ज आ गया यूनिफॉर्म तो आप समझ गए यूनिफॉर्म का मतलब इस बॉडी का वेट इसके सेंटर पर होगा, कहीं से थिन कहीं से थिक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा वुडन पोस्ट सेम साइज का है हर जगह से। अच्छा जनाब, स्टैंड्स इन इक्विलिब्रियम ऑन अ हार्ड ग्राउंड, ठीक है, एंड ए ऑफ द वर्टिकल पोस्ट इज सपोर्टेड बाय ग्राउंड, अ हॉरिजॉन्टल वायर, a horizontal wire with tension T, अच्छा ये horizontal wire ये रहा, tension T is attached to the end B of the post, another wire attach, अच्छा जी एक और वायर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, डायग्राम में सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। पूछ क्या रहे बेटा, क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कैलकुलेट करना है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स exerted on post by the वायर बाय द वायर कनेक्टेड एट पॉइंट सी। ठीक है जनाब, सी पर जो वायर लगा हुआ है, इस वायर से जो फोर्स आ रही है 38 न्यूटन की, इस 38 न्यूटन वाली फोर्स का आपको निकालना है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। सर हॉरिजेंटल क्यों निकलवा रहे हैं? ओ भाई, हमेशा ऐसा कंपोनेंट निकलवाते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर हो। आप देख लीजिए, अभी जो मैंने दो सवाल इससे पीछे के कराए, उन दोनों में जो प्लैंक था, उस प्लैंक के ऊपर मैंने एक्स एक्सिस ले ली थी, और उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल दिया था। हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स का ऐसा कंपोनेंट जो बीम के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वुडन पोस्ट एंड ऑन दिस वुडन पोस्ट ए बी there is a horizontal component we have to calculate। और horizontal component क्या होगा? तो सर horizontal component होगा, फोर्स है 38 न्यूटन, एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, सो इट इज cos 60 डिग्री। और अलीजा हमें बताएंगी 38 cos 60 डिग्री क्या बन जाता है बेटा? 19 न्यूटन बन जाता है। तो 19 न्यूटन की बेटा ये फोर्स है। और जब 19 न्यूटन की फोर्स आ गई ना, तो अब इसका कोई काम बचा नहीं। अब ये मैंने इसको इसको इतना बुरी तरह हाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में ये है ए को पिवट माने और टी बताएं। ए को पिवट माने और टी बताएं। अच्छा भाई, ए को पिवट मान के मैं टी मालूम करने जा रहा हूँ, तो आप क्या करें, गौर से सुनिएगा बेटा। ए पिवट मान लिया, और अब ए को आपने पिवट मान लिया, तो हाउ मेनी फोर्सेस आर प्रोड्यूसिंग टर्निंग अफेक्ट? तो सर एक तो ये 19 न्यूटन वाली जो फोर्स है ना, ये टर्निंग अफेक्ट पैदा कर रही है। और सर इसका जो टर्निंग अफेक्ट है वो क्लॉकवाइज टर्निंग अफेक्ट है। और एक फोर्स बेटा ये वाली एक्ट कर रही है, और ये वाली जो फोर्स है बेटा, ये वाली जो फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो दो फोर्सेस हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो जो क्लॉकवाइज घुमा रही है 19 न्यूटन फोर्स, सर ये 19 न्यूटन की फोर्स पिवट से कितना दूर है? तो सर इसका पिवट से डिस्टेंस है 0.9 मीटर। और आप गौर कीजिएगा, ये जो फोर्स है 90 न्यूटन की, ये 90 न्यूटन की फोर्स का ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर विद फोर्स, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो 90 न्यूटन फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.9 मीटर। दूसरी तरफ आ जाइए, इज इक्वल टू द सेकंड फोर्स इज टेंशन, एंड दिस टेंशन फोर्स इज हाउ फार फ्रॉम द पिवट? सर इट इज 0.9 plus 0.3, that is 1.2 meter away। so it is 1.2 meter far from the center। and now you can calculate tension। टेंशन क्या आएगी अलीजा बेटा, हमें बताइए। 14.3। ठीक है जनाब, ये फोर्स आ गई, और जब ये फोर्स भी आ गई तो अब एक और क्वेश्चन वो आपसे कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? मुझे लगता है इसको इरेज करना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को इजी बना सकें। तो क्वेश्चन का बेटा नेक्स्ट पार्ट है कि कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पोस्ट एट एंड ए। एट एंड ए पर कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कितनी फोर्सेस वर्टिकली एक्ट कर रही होंगी? तो जरा गौर से देखिएगा।
यार ये बताइए, अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस की बात करूं इसके ऊपर, तो देखिए इस पोस्ट के ऊपर वर्टिकल फोर्स, सर एक तो इसका अपना वेट है, ठीक है ना, एक तो इसका अपना वेट है। क्या इन्होंने बीम का वेट दिया हुआ है? यस, वुडन पोस्ट ए बी, ए बी का वेट है 45 न्यूटन। तो एक तो 45 न्यूटन की इसकी अपनी वेट वाली फोर्स है जो कि नीचे एक्ट कर रही होगी। नंबर टू, सर दूसरी फोर्स कौन सी है? भाई ये जो टेंशन है, टेंशन का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट था, तो सर टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी तो होगा। ये दो फोर्सेस होंगी जो कि एक्ट कर रही हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और उन दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस को ए से अपवर्ड एक फोर्स ऊपर लग रही होगी जो कि बैलेंस करा रही होगी। तो वही फोर्स हमने मालूम करनी है, एंड इट इज 1 मार्क क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। तो 45 न्यूटन पोस्ट का वेट है, और 38 न्यूटन वाली फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, थीटा है इसका 60 डिग्री। और आप इन दोनों को बेटा पूरा प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो हमें बताइए बेटा अलीजा क्या आंसर आ रहा है? 77.9, तो इसको हम 78 भी राउंड ऑफ करा सकते हैं, तो 78 न्यूटन फोर्स बन गई। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। और इस क्वेश्चन को के बाद ये वाला जो सवाल है, ये तो सर पैरेलल फोर्स का क्वेश्चन है, और पैरेलल फोर्स क्वेश्चन अभी हम लोग करना नहीं चाह रहे। अभी हमने बेटा सिर्फ वो क्वेश्चन करना है जिसके अंदर एंगल बन रहे हो। ठीक है जनाब, तो एंगल बनने वाला, आइए एक और फोर्स सवाल देखते हैं, वो ये वाला सवाल है। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है जनाब अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 22। और ये सवाल भी आपको रीड एंड राइट में बेटा रमशा आपको आराम से मिलेगा। अरीशा के पास भी मुझे याद आया कि ये वाली रीड एंड राइट की बुक है। अरीशा आपके पास भी होती है रीड एंड राइट? मुझे याद आ रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, जरा जल्दी से बेटा फिर ये वाला पेज खोल लीजिए आप। इस पेज को जब आप खोल लेते हैं तो इसके अंदर जो टर्निंग अफेक्ट का क्वेश्चन है, खाली उसको मैं फोकस करूंगा। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि ये अगेन एक बीम है, इस बीम को पॉइंट बी के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। इस बीम के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? जवाब, सर एक फोर्स मुझे ये नजर आ रही है 90 न्यूटन, एक फोर्स मुझे ये नजर आ रही है वेट, और दो फोर्सेस मुझे नीचे से नजर आ रही है। ये जो दो फोर्सेस कांटेक्ट पे नजर आ रही हैं सर, ये दो कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, याद रखिएगा डेली लाइफ में भी जब हम किसी लैडर को जमीन पर और दीवार के साथ सपोर्ट देकर खड़ा करते हैं, सपोर्ट देकर रखते हैं, तो याद रखिएगा इसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड। तो वर्टिकल जो फोर्स होती है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट। लैडर का नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट एक्टिंग अपवर्ड, तो दिस फोर्स वाई इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट, वेट का नॉर्मल रिएक्शन होता है। और सर ये हॉरिजेंटल फोर्स क्या होती है? तो याद रखिएगा डेली लाइफ में, डेली लाइफ में जरा सोचिए, अगर आप किसी लैडर को जमीन और दीवार के साथ सपोर्ट देकर लैडर के ऊपर चढ़ना शुरू करें, तो आपको फौरन ख्याल आता है कहीं लैडर फिसल ना जाए। उसको फिसलने से जमीन पर कोई फोर्स रोक रही होती है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स लेडर को फिसलने से रोक रही होती है सर, वो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी, तो बेटा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा जी, अब ये नाम लिखने के बाद नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि बी को पिवट मान लीजिए। ठीक है जी, हमने बी को पिवट मान लिया, और कह रहे हैं कैलकुलेट डब्ल्यू। डब्ल्यू आपने कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अच्छा, इस डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने जो दो सवाल आपको कराए ना, उन दोनों क्वेश्चन में अगर आप याद करें तो मैंने बल्कि शायद 3 सवाल ऐसे कराए, और उन तीनों सवालों के अंदर जो बीम होता है, उस बीम के ऊपर जो भी फोर्स वर्टिकली जा रही होती थी ना, उसका मैं ये वाला कंपोनेंट निकलवा लेता था। और ये वाला कंपोनेंट निकालने का फायदा क्या होता है, तो सब वो फायदा भी आपको समझ में आ जाएगा। अलबत्ता बेटा आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ब्लैक कलर से ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लूँ, और ट्राइंगल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, तो सर ये एंगल 90, ये एंगल 31, तो सर ये एंगल 59 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 59 डिग्री होगा। और अगर ये वाला एंगल 59 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 59 डिग्री है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेट
जो एक्स एक्सिस के साथ, इस रेड लाइन को मैंने एक्स एक्सिस बोला है, इस रेड लाइन को बेटा मैंने एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस के साथ अगर ये 59 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताइएगा वेट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो सर वेट का वर्टिकल कंपोनेंट होगा W साइन 59 डिग्री, W साइन 59 डिग्री। यानी मैं बीम के ऊपर एक्स एक्सिस ले रहा हूं आज की सारी सवालों में, आज की क्लास के सारे सवालों में बीम को मैंने एक्स एक्सिस माना है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी फोर्स एंगल बनाते हुए लग रही होती है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फायदा क्या होता है, अभी आपको मैं फायदा बताऊंगा। अब चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि इन दिस क्वेश्चन बी इज द पिवट, इट इज गिवन बी इज द पिवट, और अगर बी पिवट है तो बी पिवट लेने पर आपको याद होगा कि कोई भी फोर्स जो पिवट में से पास करती है उसका टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो y और x ये दोनों तो बेकार हो गए, इन दोनों का टर्निंग इफेक्ट जीरो हो गया। अब फोर्सेस क्या बाकी बची? सर एक फोर्स ये वाली बाकी बची जो ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, एक फोर्स ये वाली बची जो किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। तो जो क्लॉकवाइज घुमा रही है, इट इज 90 न्यूटन फोर्स। कितनी दूर है? सर पिवट से 6 मीटर दूर है, पिवट से 6 मीटर दूर है। 90 न्यूटन फोर्स पिवट से 6 मीटर दूर है, इज इक्वल टू वेट, सर वेट नहीं, वेट का साइन 59 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट। कितना दूर है पिवट से? सर पूरा बीम 6 मीटर लॉन्ग है, तो यूनिफॉर्म बीम में सेंटर 3 मीटर दूर होगा, 3 मीटर ले लें, और 3 मीटर दूर लेकर अब आपने W कैलकुलेट करना है। अलीजा बेटा हमें बता दें व्हाट विल बी W? 200 एंड 210, ये बेटा 210 है। ठीक है ना? अब तो हमने वेट का वर्टिकल कंपोनेंट लिया है। आज के सारे सवालों में जो बीम आता है उस बीम के ऊपर मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लेकर उसके ऊपर निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि 2021 2022 के क्वेश्चंस में कैम्ब्रिज बोर्ड वाला हमें सिखा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ले लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और उस वर्टिकल कंपोनेंट को लेकर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, और इस तरह हमने W कैलकुलेट कर लिया। W कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स X, X की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर X की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए बेटा मैंने इन सारी चीजों को इरेज कर दिया, और सारी चीजों को इरेज करने के बाद क्वेश्चन है X कैलकुलेट करना है। X अगर आप देखें तो X हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, अगर X हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो जरा देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और कौन सी फोर्स है जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन ही के जो ये वाली एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है। तो आप कहेंगे सर अगर आप इसको यहाँ बनाएंगे ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जनाब? तो जरा गौर से देखिएगा सर, ये वाली जो फोर्स है ना 90 न्यूटन की, 90 न्यूटन की, सर इस 90 न्यूटन वाली फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा ना, ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना एंगल बनाएगा तो वो भी जरा सुन लीजिएगा। सर यहाँ एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना, अगर सर यहाँ 31 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल 31 डिग्री बनेगा। एंगल प्रॉपर्टी लगा ले, दोनों पर्पल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, और जो बीम है इट इज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल पे ये मैंने ऑल्टरनेट एंगल ले लिया। जब बेटा मैंने ऑल्टरनेट एंगल ले लिया तो ये वाला एंगल नीचे 31 आ गया, पर फोर्स ऊपर है, तो फोर्स का एंगल 59 डिग्री का है। ऊपर जो फोर्स है सर वो 90 न्यूटन वाली फोर्स पर्पल लाइन के साथ एंगल बना रही है 59 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे बोलूं उस 90 न्यूटन फोर्स का cos 59 डिग्री निकालो, तो ये राइट साइड पर एक्ट कर रहा है, और ये वाला जो x है लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड वाली फोर्स x है, लेफ्ट साइड फोर्स x है, और पूरी डायग्राम में राइट साइड फोर्स 90 न्यूटन वाली फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो आपको याद है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और राइट हैंड फोर्सेस इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्सेस। तो लेफ्ट साइड फोर्स x which is to be calculated
राइट साइड फोर्स इट इज 90 न्यूटन का कॉस 59 डिग्री, 90 न्यूटन का कॉस 59 डिग्री। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बेटा हमें बताइएगा अलीजा क्या आंसर आता है? 46.4 and it is equal to x। 46.4 it is equal to x। तो इस तरह बेटा हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे के सारे निकाल लिए। सवाल सर आपने वेट की तो कोई बात ही नहीं की। ओ भाई वेट टोटली वर्टिकल डाउनवर्ड है, जब वर्टिकल डाउनवर्ड है तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x लेफ्ट साइड फोर्स थी और 90 न्यूटन वाली फोर्स का x कंपोनेंट राइट साइड फोर्स है। दोनों को बेटा मैंने इक्वेट किया तो दोनों को इक्वेट करके आंसर आ गया 46.4। 46.4। तो बेटा आज की क्लास के अंदर मैंने अच्छे खासे मुश्किल सवाल कराए हैं और इन मुश्किल सवालों को मेरे ख्याल में अगर आप वीडियो देखोगे दोबारा देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। एक दफा में तो ये सवाल समझ में नहीं आते। ये पैरेलल फोर्सेस वाले सवाल आसान थे, ये एंगल बनाने वाले सवाल मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा बोले सर मैंने एक क्लास करी और मुझे समझ में आ गए। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर